नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सर पटेल लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन है वो कैसे हुआ और क्यों हुआ, इस पर हम लोग बात करते हैं। क्यों यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन होता है, भारत के अलावा अन्य किन किन देशों में यूरोपीय कंपनियां व्यापार करने के लिए जाती हैं और क्यों जाती हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, यूरोपीय जो कंपनियां हैं वो भारत क्यों आना चाहती थी, इसका कारण यह था कि यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत हो चुकी थी। यूरोप के जो शासक थे वह धीरे धीरे नई नई टेक्नोलॉजी का विकास करने के लिए अपनी जनता को प्रोत्साहित कर रहे थे। अब धीरे धीरे जो जितने भी यूरोपीय देश थे वहां पर धर्म का प्रभाव कम होता जा रहा था। मीन्स जो शासक होता था वह धर्म के अनुसार शासन करने में विश्वास नहीं रखता था। जनता को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता मिलती थी, जिसके कारण जनता स्वतंत्र होकर के नई चीजों की खोज करती थी। इसके कारण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और टेक्नोलॉजी के रूप में धीरे धीरे यूरोपीय देश अब आगे बढ़ने लगे थे। जब नई चीजों की खोज होने लगी तो वो लोग धीरे धीरे संपन्न भी होने लगे, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से भी। इसलिए वह अब किसी ऐसे देश की खोज करना चाहते थे जिस देश से वो व्यापार कर सके, अपनी चीजों को वहां पर वो भेज सके। जिन चीजों को वो खोज किए थे उन चीजों को वो बेचना चाहते थे, दूसरे जगहों पर बेच करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए जा सके। क्योंकि अगर आप कोई चीज नई खोजते हैं, कोई नई चीज बनाते हैं, अगर उसको आप दूसरे को बेचेंगे तो उससे आपको पैसा मिलेगा। अगर आपने बनाया, खोजा, उसका प्रोडक्शन किया और उसका सेल नहीं हो रहा है तो उसमें तो आपकी कॉस्ट भी तो नहीं आएगी ना। तो इस तरह से जो यूरोपीय देश के लोग थे वो धीरे धीरे अब अन्य देशों की तरफ बढ़ने लगे। अब देखिए, यहां पर यूरोप और भारत दोनों में कंडीशन क्या थी। जो यूरोपीय देश थे वो आगे बढ़ रहे थे। भारत में उस समय क्या था, भारत अभी देखा जाए तो समय के दृष्टिकोण से भारत का जो इतिहास है वो मध्यकालीन इतिहास के रूप में था। क्योंकि आप जानते हैं कि जो सबसे पहला जो खोज हुआ था वो आपका 1492 में, आप जानते ही हैं कि स्पेन का जो कोलंबस था वो आगे निकला था खोज करने के लिए। तो उस समय 1498 में ये आपका पुर्तगाली यात्री, तो ये जो समय आप देख रहे हैं ये समय भारत का मध्यकालीन इतिहास का था। उस समय भारत में जो शासक हुआ करते थे वह शासक धर्म के आधार पर अपनी शासन व्यवस्था को आगे चलाते थे। जनता को उतनी स्वतंत्रता भी नहीं थी। एक शासक दूसरे शासक की जमीन पर कब्जा करने के लिए प्रयास करता था और युद्ध भी लड़ता था। जनता को धर्म के आधार पर बांटा भी गया था और धर्म के आधार पर शासक शासन भी करते थे। इस तरह की जो नीतियां थी वहां पर थी। लेकिन यूरोप और भारत में जो ज्योग्राफिकल अंतर है वो ये था कि भारत में ज्योग्राफिकल जो डिफरेंस है वो ये है कि भारत में आपके जो मौसम है वो आपके मौसम के अंतर्गत और क्लाइमेट के अंतर्गत यहां पर कृषि कार्य, जो एग्रीकल्चर का जो कार्य है वो आपका अच्छी तरीके से हो पाता है। लेकिन जो यूरोपीय देश है वो ठंडे प्रदेश होने के कारण वहां पर कृषि कार्य नहीं हो पाता। ज्यादातर वहां पर लोग उस समय भोजन के रूप में मछली, मीट, भेड़, बकरी इनको मार करके ये खाते थे। अब इनके लिए होता ये था कि जो लोग जिन चीजों का यूज करते थे मीट मछली के, उसके लिए
उन्हें मसालों की आवश्यकता थी, और मसालों की जो आवश्यकता थी वो पहले तो पूरी हो जाती थी। पहले कैसे पूरी होती थी वो हम आपको बता देते। जब 1498 और 1492 इस दोनों चीजों को छोड़ दे तो इससे पहले यूरोपीय देशों का जो भारत से व्यापार था वो एक स्थान है तुर्की का। तुर्की का कौन सा स्थान? कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया नामक एक स्थान है। यहां से यूरोपीय देशों का व्यापार कहां पर होता था? भारत से। भारत से यह व्यापार होता था कुस्तुनतुनिया। अब ये कुस्तुनतुनिया कहां पर है? तुर्की में। कुस्तुनतुनिया पर ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर जहां से भारत और एशिया के देशों से व्यापार होता था, उस पर किसने आक्रमण किया? अरब देशों ने। अरब देशों ने आक्रमण किया, और अरब देशों ने आक्रमण करके कुस्तुनतुनिया पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया तो यूरोपीय देशों का भारत से जो व्यापार है वो क्या हो गया? बंद हो गया, क्योंकि ये जो क्षेत्र था उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया था कि यहां से हम आपको व्यापार नहीं करने देंगे। अब किया क्यों अरब देशों ने? अरब देशों ने इसलिए किया कि अरब देश के लोग भारत और एशिया के देशों से व्यापार करते थे, खास करके भारतीय उपमहाद्वीप में, जिसमें आप बांग्लादेश समझ ले, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों से ये व्यापार करते थे अरब देश के लोग, और इन्हें बहुत सारा मुनाफा होता था, बहुत सारा प्रॉफिट होता था। अब ये चाहते थे कि जो व्यापार से हमें लाभ मिल रहा है वो हमें ही मिले, यूरोपीय देश के लोगों को न मिले। तो इन लोगों ने किया क्या? इन लोगों ने ये किया कि जो कुस्तुनतुनिया क्षेत्र है, इस क्षेत्र से जहां से व्यापार होता था, किससे? सड़क मार्ग से। सड़क मार्ग से जो व्यापार होता था, इस क्षेत्र को इन लोगों ने क्या किया? ब्लॉक कर दिया और इस पर अधिकार भी कर लिया। अब बड़ी समस्या ये हुई कि जो यूरोपियों का व्यापार था वो भारत और एशिया के या भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों से वो आपका बंद हो चुका था। तो अब यहां पे समस्या बनी किसके लिए? यूरोपीय देशों के लिए। अब यूरोपीय देशों में दो देश ऐसे थे जो वहां के शासक और वहां की जनता तेजी से पुनर्जागरण के काल में पहुंच चुकी थी। वो दोनों देशों का नाम हम आपको बताते हैं। पहला देश था स्पेन और दूसरा देश था आपका पुर्तगाल। ये दोनों देश के शासक और वहां की जनता तेजी से पुनर्जागरण के काल में पहुंची थी। धीरे धीरे यहां के शासक और जनता दोनों आपस में कंपटीशन कर रहे थे कि कौन नए क्षेत्र की खोज कर लेगा, कौन नए व्यापारिक क्षेत्र में पहुंच सकता है या अपने व्यापार को तेजी से आगे बढ़ा सकता है या नई टेक्नोलॉजी को खोज सकता है। तो दोनों में आपस में एक तरह से उस समय प्रतियोगिता चल रही थी, स्पेन और पुर्तगाल, और वहां के शासक इसका जनता का समर्थन भी कर रहे थे। हुआ ये कि स्पेन के एक यात्री जिसका नाम था कोलंबस, कोलंबस धीरे धीरे अब यही महत्वाकांक्षा को लेकर के आगे की तरफ बढ़ता है कि कोई नया व्यापारिक क्षेत्र खोजा जाए जहां से हम लोग व्यापार कर सके। कोलंबस 1492 में ये कहां का यात्री था? स्पेन का। निकला ये भारत की खोज के लिए निकला था। जब ये भारत की खोज के लिए निकला कोलंबस, तो यूरोप से जैसे ही ये आगे बढ़ा, तो यूरोप से आगे बढ़ने के बाद वो इधर आने के बजाय, मींस एशिया में आने की बजाय वो कहां चला गया? ये यहां से निकलने के बाद ये उत्तर अमेरिका की तरफ चला गया। ये उत्तरी अमेरिका चला गया और यहां पर इसने एक नए देश की खोज कर डाली जिसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
कोलंबस जो एशिया में भारत की खोज के लिए निकला था, वो भारत नहीं पहुंच पाया। बीच में वो अमेरिका में ही वो उत्तरी अमेरिका पहुंचा और उत्तरी अमेरिका में एक नए देश की खोज की जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो जो कोलंबस की यात्रा थी वो अधूरी रह गई। जिस चीज की खोज के लिए निकला था वो खोज नहीं कर पाया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद ये प्रतियोगिता अभी समाप्त नहीं हुई थी दोनों देशों की। जब स्पेन का यात्री भारत की खोज के लिए निकला और सफल नहीं हो पाया तो पुर्तगाल का शासक वो अपने यात्री को भेजता है बड़ी जहाज के साथ, बड़े व्यापारियों के साथ। तो पुर्तगाल के 1498 में, पुर्तगाल के जो शासक हैं 1498 में अपने व्यापारी को भारत की खोज के लिए भेजते हैं। तो यहां पर 1498 में जब ये निकलता है तो ये सबसे पहले इनका जो व्यापारी है वो कहां पहुंच जाता है? अफ्रीकी महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में ये पहुंच जाता। देखिए यहां ये भी अपना रास्ता भटक गया। उस समय यूरोपीय जो यात्री थे वो सही जगह पर पहुंचने की बजाय दूसरी जगह पे पहुंच जा रहे थे। देखिए कोलंबस पहुंचा उत्तरी अमेरिका और वास्को डिगामा 1498 में जो पुर्तगाल का यात्री था जिसको वहां के राजा ने भारत की खोज के लिए भेजा था उसका नाम क्या था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जब ये निकला भारत की खोज के लिए तो अफ्रीकी महाद्वीप पहुंच गया। और जब ये अफ्रीकी महाद्वीप पहुंचता है तो वहां पर इसकी किस्मत खुल जाती है। यहां पर जिस चीज की तलाश थी उसका रास्ता इसको मिल जाता है। कैसे मिलता है? उसकी कहानी क्या है? वहां पर अफ्रीकी महाद्वीप में उसे एक मुस्लिम व्यापारी मिलता है जो भारत का था, गुजरात का मुस्लिम व्यापारी। उस मुस्लिम व्यापारी का नाम क्या था? अब्दुल मसीद। अब्दुल मसीद। वास्को डिगामा से जब मुस्लिम व्यापारी अब्दुल मसीद जो गुजरात का रहने वाला था अफ्रीकी महाद्वीप में जब मुलाकात होती है और वहां पर बातचीत में अब्दुल मसीद ने बताता है कि हम भारत के ही रहने वाले हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के रहने वाले हैं। तो वास्को डिगामा को अब लगता है कि हम अपने टारगेट पर, लक्ष्य पे अब पहुंच सकते। तो अब्दुल मसीद के बताए गए रास्ते के अनुसार वास्को डिगामा अफ्रीकी महाद्वीप से बाहर निकलता है और भारत ये पहुंचता है। जब वास्को डिगामा अब्दुल मसीद के बताए गए रास्ते के अनुसार जब भारत पहुंचता है तो भारत ये पहुंचने पर सबसे पहले ये कहां पर जाता है? केरल के कालीकट बंदरगाह पर। केरल के ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। अब देखिए 1498 में जब ये पहुंचता है तो उस समय देखा जाए तो खास करके दिल्ली सल्तनत में तो इब्राहिम लोदी का शासनकाल था। उस समय देखा जाए तो भारत में जो नौसेना है या नाविक की जो व्यवस्था है वो उतनी डेवलप नहीं हुई थी। खास करके देखिए जब हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो प्राचीन इतिहास में हम लोग नौसेना का विकास पढ़ते हैं तो नौसेना का विकास तो पांडे, चोल, चेर वंश जो ये शासक थे उन्हीं के द्वारा नौसेना का विकास किया गया था। थोड़ा सा आपको शिवाजी के में भी मिलता है क्योंकि शिवाजी भी इस तरह की नाविक व्यवस्था बनाए थे क्योंकि आसपास के जो शासक थे वो उनसे युद्ध लड़ने के लिए वहां पर भी थोड़ा संकेत मिलता है। लेकिन खास करके प्राचीन भारत में पांडे, चोल, चेर ये ऐसे शासक थे जो नौसेना का विकास तेजी से किए थे।
जो खास करके दिल्ली सल्तनत के शासक थे उनके लिए कोई नौसेना की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि वो जमीनी स्तर पर घोड़ों से, पैदल सेना, हाथी सेना, इस तरह की जो सेनाएं होती थी वो जमीन पर युद्ध लड़ा करते थे। तो भारत में नौसेना की उतना विकास नहीं हुआ था। ये चीज वास्को डी गामा को पता थी कि भारत में नौसेना या नाविकों की उतनी व्यवस्था मजबूत नहीं है। तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। यहां पर जैसे ही पहुंचता है और पता यह चलता है कि यूरोप के पुर्तगाल का कोई व्यापारी कालीकट बंदरगाह पर आया है, तो बहुत सारे व्यापारी उसको मिलने के लिए जाते हैं। वहां के जो शासक हैं वो शासक भी उनको सम्मान देते हैं, वास्को डी गामा को। लेकिन अब देखिए यहां पर सबसे बड़ी समस्या क्या हुई। उस समय जब हमने आपको बताया था कि तुर्की का जो कुस्तुनतुनिया नामक स्थान था, जिसको अरब देशों ने ब्लॉक कर रखा था। क्यों ब्लॉक किया था? यूरोपीय व्यापारियों के कारण। वो नहीं चाहते थे कि यूरोपीय व्यापारी कभी भी भारत तक पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि उनका व्यापार दिन रात चौगुने बढ़ रहा था। जो व्यापार यूरोप के लोग भारत से किया करते थे वो ब्लॉक कर दिया गया था। और इसी की खोज के लिए देखिए स्पेन और पुर्तगाल तेजी से आगे बढ़ रहे थे। स्पेन तो सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि कोलंबस क्या कर दिया, उत्तरी अमेरिका में पहुंच करके यूएसए की खोज कर डाली। लेकिन वास्को डी गामा सफल हो गया। अब जब अरब देश के व्यापारियों को पता चला कि कालीकट के बंदरगाह पर वास्को डी गामा पहुंच चुका है, तो वहां पर अरब देश के व्यापारियों ने वास्को डी गामा का विरोध किया और भारत में वहां के केरल के जो शासक थे उनका सम्मान देने के लिए जो आयोजन किया गया था उसका भी उन लोगों ने विरोध किया कि ये हम लोगों का जो व्यापार है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यूरोपी अब आ चुके। अब देखिए जब वास्को डी गामा भारत आता है तो आने के बाद इसको व्यापार करने की अनुमति लेनी थी। जो व्यापार करने की अनुमति केरल के शासक से मिल गई। मिलने के बाद इन्होंने पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की? कोचीन में। कोचीन में जब ये फैक्ट्री स्थापित करते हैं तो देखिए उस समय की जो फैक्ट्री होती थी वो फैक्ट्री क्या होती थी, जो सामान भारत के से व्यापार करके या भारत से खरीद करके जो सामान लाए जाते थे तो वो एक बंदरगाह पर इकट्ठे किए जाते थे, वहां पर कलेक्ट करके, और उसको एक किले में बना दिया जाता था सुरक्षा के लिए कि वो सामान सारे वहां पर रहेंगे और वहां से बंदरगाह के माध्यम से उसे एक देश से दूसरे देश पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। तो उस जो व्यापार का माध्यम था वो क्या था? समुद्री जहाज, मीन्स समुद्री नाव। तो वहां पर ये जो किले बनते थे वो कहां पे बनते थे? समुद्र के किनारे बनते थे। तो कोचीन में ये किले, पहला जो फैक्ट्री या उसको किला जो भी आप कह ले, तो पहला किला कहां पे बनाया गया? कोचीन में बनाया गया। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगाली का ही था ना वास्को डी गामा। इस तरह से इनकी जो शुरुआत है भारत में देखा जाए तो पहला यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है वो अब वास्को डी गामा के रूप में होती है। वास्को डी गामा को अनुमति मिल गई केरल के शासक से और उसने पहली फैक्ट्री या किला स्थापित कहां पे किया? कोचीन में। अब देखिए जब ये किला स्थापित हो गया और कई सारे व्यापारी आकर भारत में व्यापार करने लगे, तो उस व्यापार को कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया। किसके द्वारा? पुर्तगाल के द्वारा। उसको हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हुए क्या कहते हैं कि पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जनरल। तो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अब ये आया। जब ये आता है तो आने के बाद ये क्या था उस समय, मान लीजिए अधिकारी या जो भी आप गवर्नर जनरल कह ले, तो आने के बाद ये पहले काम क्या किया? पहले इसने शुरुआत ये किया कि जिन क्षेत्रों पर इसका अधिकार था, कोचीन केरल के आसपास के क्षेत्रों पर, वहां पर इसने ब्लॉक करना शुरू कर दिया। मीन्स
यहां से व्यापार करने की, अगर कोई व्यापार करेगा तो हम लोगों की अनुमति लेकर करेगा। तो धीरे धीरे जो भारतीय उपमहाद्वीप में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और भारतीय उपमहाद्वीप में जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों पर कब्जा करना, उन पर अधिकार करना और उस पर शासन करने की जो व्यवस्था है वो शुरुआत हो गई थी। किसके द्वारा? यूरोपियों के द्वारा। लेकिन उस समय समस्या ये थी कि जो दक्षिणी भारत के जो शासक थे वो दक्षिणी भारत के शासकों को यूरोपीय यात्री या यूरोपियों से इतना लगाव क्यों होने लगा? लगाव इसलिए होने लगा कि जो अरब देश के व्यापारी जो सामान खरीद करके जो उसके लिए पैसे देते थे, उससे कई गुना पैसा कौन देते थे? यूरोपी देते थे। अब देखिए, वास्को डी गामा ही भारत आया तो भारत से जो मसाले या अन्य चीजें जो खरीद के लेके गया वह यूरोप में बेचा तो उसको कितना फायदा हुआ? 60 गुना। 60 गुना उसको फायदा हुआ इस व्यापार से। तो जब इतना ज्यादा फायदा हो रहा है तो उसके बदले में वो अरब देशों से ज्यादा पैसे देगा ना। तो जो यूरोपीय यात्री थे या यूरोपीय जो व्यापारी थे वो क्या करने लगे? भारत में अरब व्यापारियों से ज्यादा पैसे देने लगे। जब ज्यादा पैसे देने लगे तो यहाँ के जो शासक थे, अब देखिए कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है तो वहां का शासक जमोरिन स्वागत करता है। क्यों स्वागत करता है? वो जानता है कि यहां पर हमारी जनता या हमें ज्यादा पैसा मिलेगा व्यापार करने पर। तो धीरे धीरे यहां से शुरुआत हो जाती है यूरोपीय कंपनियों के आगमन की। भारत में खास करके उत्तर भारत में जो शासक थे वो उत्तर भारत के शासकों को दक्षिणी भारत की व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। उत्तर भारत के जो शासक थे वो आपस में लड़ा करते थे। उसी बीच आप जानते ही हैं कि ये जो समय ऐसा था, इसी बीच इब्राहिम लोदी की कुछ समय तक शासन व्यवस्था चलती है, लेकिन फिर जो है आपका पानीपत युद्ध होने के बाद मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है। तो उधर के जो शासक थे वो आपस में उधर व्यस्त थे। यहाँ पर जो दक्षिणी भारत के शासक थे, खास करके समुद्री तटीय जो क्षेत्र थे, वहां के शासक व्यापार करने और पैसे कमाने में व्यस्त थे, जिसके कारण यूरोपीय कंपनियों को वो भारत में व्यापार करने की अनुमति देते हैं और धीरे धीरे भारत में व्यापार करने की शुरुआत हो जाती है, जो शुरुआत आपकी पुर्तगाल के वास्को डी गामा से हुई। अब आगे की जो चीजें हैं कि किस तरह से पुर्तगाली भारत में व्यापार किए, कहां कहां पर उनका अधिकार हुआ, पुर्तगाली, डच, डेन, फ्रांसीसी, ये सभी चीजों पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से भारत में व्यापार करते हैं, कहां पे व्यापार करते हैं, उनके गवर्नर जनरल कौन आते हैं। ये सारी चीजों पर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे।